अच्छा, हम सबसे पहले हमने देखना है कि स्क्रीन पे हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे असेंबली के अंदर। फिर हम इनपुट कैसे लेते हैं, उसके ऊपर आएंगे। इनपुट में फिर हमारे पास एक कैरेक्टर हो जाता है, पूरी एक स्ट्रिंग हो जाती है। और इसी तरह प्रिंट करते हुए हम एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं या पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, और हमने डिफाइन किया हुआ है, एक लेबल डिफाइन किया हुआ है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं ये पूरी एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप की अरे बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप की अरे। इसका हर इंडेक्स का अपना एड्रेस है। ए जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, एस सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे, एस सेकंड इंडेक्स पे, जीरो से ये स्टार्ट हो रही है। और जो इसका नाम है वो डेटा है। और डेटा के अंदर क्या पड़ा होगा? इसके ए का एड्रेस पड़ा होगा, जीरो इंडेक्स का जो है ना वो एड्रेस पड़ा होगा। आपकी नॉर्मल जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज में होती है ना, जब अरे डिफाइन करती है, उसको इनिशियलाइज करते हैं, अरे के अंदर बाय डिफॉल्ट जो जीरो इंडेक्स होता है ना, उसका एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो डेटा है वो उसके अंदर उसका एड्रेस पड़ा हुआ, किसका? ए का। अब डेटा के पास हमारे पास यहाँ पे अगर ए का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो फिर आप उससे एस भी एक्सेस कर सकते हैं, आगे पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ रहे ना? और स्ट्रिंग कहाँ तक एक्सेस करनी है, उसके लिए हमने एक उसके लास्ट पे एक लेबल डिफाइन किया हुआ है, मैसेज वन एंड। ठीक है, मतलब ये मैसेज वन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। ठीक है जी। तो हमें जब भी इसकी लेंथ निकालनी होगी, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट करने के दो मेथड्स हैं, एक यूजिंग लेंथ और एक यूजिंग डॉलर सिंबल, कि लास्ट पे कहीं पे भी डॉलर आ जाए, स्ट्रिंग को वहीं तक प्रिंट करो। तो दो तरीके हमारे पास स्ट्रिंग को प्रिंट करने के। कोई स्ट्रिंग आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है जी, जी ये भी लेबल है। लेबल क्या करता है? इसके अंदर किसका एड्रेस होगा? इसके अंदर ये नेक्स्ट जो लाइन डिफाइन होंगी, इसके अंदर भी इसी का एड्रेस होगा। ठीक है। लेबल क्या करता है? लेबल सिर्फ एड्रेस होल्ड करता है। किसका? उससे आगे जो भी इंस्ट्रक्शन है या कोई लाइन है, कोई नंबर है, उसका पहला एड्रेस जो होगा उसके अंदर होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट करने के दो मेथड्स हैं। एक है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, जिसमें हमारे पास डॉलर का सिंबल आएगा, और दूसरा हमारे पास लेंथ, जिसमें हमने लेंथ देनी होगी। एक में लेंथ देनी होगी, एक में डॉलर देना होगा। दो ही मेथड देखेंगे, दो आपके माइंड में होंगे। जब भी कोई चीज प्रिंट करनी हो, दोनों को मदद रख के आप स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। हम पहले लेंथ वाला देखते हैं कि लेंथ वाला, लेंथ से मुराद ये कि इसमें हम स्ट्रिंग भी देंगे, साथ उसकी लेंथ देंगे। तो उस लेंथ तक उस स्ट्रिंग को क्या कर देगा? वो प्रिंट कर देगा। मैं इसको डेटा दूंगा, साथ इसकी पूरी स्ट्रिंग की लेंथ दूंगा, तो ये पूरी स्ट्रिंग मुझे उस स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। और लेंथ कैसे निकालनी होगी? इसको हम डेटा से माइनस करेंगे। अब देखें, ये लेबल है, ये कहां पे डिफाइन है? स्ट्रिंग के बाद। कहां पे डिफाइन है? स्ट्रिंग के बाद। अब इसको हम माइनस करेंगे डेटा से, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर साइज निकाला जाता हूं, एक्चुअली होगा क्या? अब डेटा के अंदर जो है इस ए का एड्रेस होगा, और मैसेज के अंदर इससे जो नेक्स्ट ये आई होगा ना, इसका एड्रेस होगा। अब इसके एड्रेस को माइनस करेंगे ए के एड्रेस को, तो ये पूरा जो अंदर हमारे पास करेक्टर स्ट्रिंग है, इस पूरे का साइज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरे का साइज आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता होगा कि हमने इस साइज तक हमारे पास स्ट्रिंग क्या करनी है, हमने प्रिंट करनी है। साइज में समझ आइए कैसे कंप्यूट करना हमने। दोबारा में जी, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ एमएस वर्ड की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज करें ये हमारी अरे, अरे का नाम क्या है जी? डेटा। डेटा है, ठीक है। और इस डेटा के अंदर क्या स्टोर है? इस एक एड्रेस स्टोर है। मैं इसको थोड़ा पॉइंट आउट भी कर लेता हूँ आपके सामने। डेटा के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है? इस ए का। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ASSEMBLY स्पेस एल। हर एक करेक्टर एक बाइट लेता है। तो इसका सपोज कर रहे हैं इसका एड्रेस किससे स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। तो डेटा के अंदर किसका एड्रेस होगा? एक एड्रेस जीरो, जीरो होगा एक्चुअली। ठीक है। अब हमारे पास एक और लेबल है जो हमने इस एल के बाद डिफाइन किया हुआ है। इसको कहा हुआ हमने, इसी का नाम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और वो कहां पे? सपोज यहीं पे मैं एक और कॉलम भी ऐड कर लेता हूं। इसमें कुछ वैल्यूज है, इसके एड्रेस को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है।
ठीक है। अब मुझे ये जो मेरी स्ट्रिंग है, अगर इसकी लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैसेज लेंथ के अंदर क्या है 10, मैसेज लेंथ माइनस डेटा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो ये आएगा हमारे पास 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। तो अब इससे क्या होता है देखिए आप, तो जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है 10 ही है ना। तो वो जो डेटा लेबल है लास्ट हमने डिफाइन किया वो एक्चुअली होगा क्या, उसके अंदर एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम माइनस करेंगे इससे डेटा के स्टार्ट वाले एड्रेस से, तो हमारे पास सेंटर की स्ट्रिंग का एड्रेस, पूरी स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगी। बात समझ लेना। और स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया 1 बाइट है, तो हर कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है, ये कैरेक्टर भी 1 बाइट ले रहा है, ये कैरेक्टर भी 1 बाइट ले रहा है, ये कैरेक्टर भी 1 बाइट ले रहा है, हर कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है। अब हम जब लास्ट वाले कैरेक्टर को हम का जो लास्ट से आगे वाला जो कोई और स्ट्रिंग होगी, ये हमारे उसका पार्ट नहीं है, उसके एड्रेस से हमने माइनस किया, स्टार्ट किया जो हमारा अरे यहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके साथ, तो हमारे पास सेंटर का जो है ना जितने बाइट्स होंगे वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो ये बता रहा है कि हमारे पास 10 बाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 10 इंच कैरेक्टर बांध रहे हैं और उनके अगेंस्ट 10 इंच लेंथ उनकी बांध रही है, सही है। तो ये शॉर्टेस्ट तरीका है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने का। क्लियर हुआ जी? क्या नाम है आपका जी? डॉलर वाला भी वो भी इजी है। अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं। डॉलर वाला आपको वहां पे प्रिंट करेगा जहां पे आपका कर्सर है, लेकिन लेंथ वाला आपको किसी भी जगह पे आपको प्रिंट करके दे सकता है, स्क्रीन के सेंटर में, आखिर में, टॉप पे, बॉटम पे, कहीं पे भी, सही है। दोनों के अपने अपने फायदे। ये चीज क्लियर होगी सबको? हम लास्ट वाले एड्रेस से स्टार्ट वाला माइनस करते हैं तो सेंटर वाली चीज आ जाती है, सही है। अब एक चीज 10 से स्टार्ट हो रही है और 20 पे खत्म हो रही है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 10 होगा, उनकी सेंटर की चीज होगी। इसी तरह हम लास्ट वाली चीज को स्टार्ट से माइनस करते हैं, सेंटर का साइज आ जाता है, सिंपल चीज। ओके। इसी तरह हमने 2 मैसेज रखे हैं, जब भी हम इनको डिस्प्ले करेंगे तो हम इनका नाम भी है, उनकी लेंथ ही हमारे पास का फार्मूला भी हमारे पास आ जाएगा। ओके। ये क्लियर स्क्रीन का मेथड्स है, ये हमने स्टार्ट में देखा था। ये हम खुद स्क्रीन को 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और 4000 इंडेक्स मतलब कि टोटली हमारे पास 2000 सेल लेने का, हर सेल 2 बाइट का, तो हमने लूप जो है वो 4000 का लगाई हुई है। तो ये हम खुद मैन्युअली स्क्रीन को क्या करते हैं, राइट करते हैं। लेकिन हमने उसके बाद फिर बिल्ट इन हमने जो है स्क्रॉल ऑफ फंक्शन देखा था, आई थिंक ये डाउन का है, सही है, डाउन का सही है। तो डाउन को हमने देखा था, इसके थ्रू हम इजीली क्या कर लेते हैं, हम स्क्रीन पे मूव ऑन करते हैं। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादातर आपकी डायग्राम बनाने में ये फंक्शन यूज होता है। देखें हमारे पास जो हर रजिस्टर होता है ना, AX हो गया, BX हो गया, CX हो गया, DX हो गया, इसके हर एक एक पर्पज है। AX ज्यादातर आपकी इंटरप्ट को हैंडल करता है, क्या हैंडल करता है, इंटरप्ट को, और CX नॉर्मली लूप के साथ यूज होता है, सही है। अभी आप हम जितने भी इंटरप्ट देखेंगे ना वो हमेशा हम AX में मूव करेंगे। किस में मूव करेंगे, AX में। अब अगर हमारे पास इंटरप्ट जो है वो 16 बिट की है तो AX में मूव करेंगे। अगर इंटरप्ट का जो साइज है वो जो कोड है उसका वो 8 बिट की है, उसको हम हमेशा कहाँ पे मूव करेंगे, AH के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये स्क्रॉल डाउन का फंक्शन है ना, इसका साइज 1 बाइट है, इसलिए हमने इसको AX में मूव नहीं किया, AH के अंदर मूव किया। बात समझ लें, हमेशा उसके हायर पार्ट में हमारे पास वो वाला फंक्शन का कोड हमारे पास मूव होता है। तो हमने AH के अंदर हमने 7 मूव कर लिया, और अब AL में हम बताते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लाइन एक टाइम पे स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, इसका मतलब है कि हम फुल स्क्रीन को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं। और ये क्लियर स्क्रीन का इसका मतलब है हमने AL में क्या रखना है, 0 रखना है। उसके बाद ये CL है, CX है, तो CX को मैं थोड़ा सा ओपन करके देखूं तो मेरे पास CH में आता है कि आपने स्क्रीन के ये टॉप लेफ्ट साइड से कौन सी रो एंड CL से रात कौन सा कॉलम, कौन सी रो से आपने स्टार्ट करना है और कौन से कॉलम पे जाके कौन से रो एंड कौन से कॉलम से आपने स्टार्ट करना है। क्योंकि आपके पास जो मेमोरी है यहाँ पे 2 डायमेंशनल की अरे है, कितने डायमेंशनल की,
तो आपको जो स्क्रीन पे शो होता है ना, ये भी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है 2D में आपको शो हो रहा है, सही है। तो इसलिए आपको आपने कर्सर कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉप लेफ्ट, मतलब उसमें जो रो नंबर होगी और जो कॉलम नंबर होगा। हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, 80 कॉलम है, जिनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से लेके 79 तक, और 25 रोज हैं, 0 से लेके 24 तक उनकी क्या नंबरिंग है, ठीक है जी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस एरिया को खाली क्लियर करना है। अगर आप चाह रहे हैं पूरी स्क्रीन क्लियर हो, तो आप इसको यहाँ पे स्टार्टिंग देंगे 0 रो 0 कॉलम, और एंडिंग वाला कौन सा आपका होगा 24 रो 79 कॉलम, आप एंड तक उसको दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दूं, तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं, मूव CH में क्या आएगा जी, 0 रो। उसके बाद आएगा आपके पास मूव CL में 0 कॉलम। इसका यह मतलब होगा कि आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और अगर आप एंड करना चाहें, तो हम सिंपली इसको बता सकते हैं कि आपने कहां तक जाना है, मूव CH 24, सॉरी DH 24, और मूव DL 79, ठीक है। तो अभी ये जो दो हमारे पास CH है, इस चीज को रट ले, CH और CL, DH और DL, ये दो चीजें हम एक दफा आ गई ना, फिर पूरी स्क्रीन पे आपने मूव करना, आपने यही दो रजिस्टर यूज करने हैं, CH और DH, CL और DL। अब जो हमारा CH है पूरा CX है एक्चुअली, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में, CL और CH में, ठीक है। जो CH है उसमें हमेशा हम रो नंबर देंगे, क्या देंगे हम हमेशा, रो नंबर। कौन सी रो नंबर जी, टॉप लेफ्ट से उसने स्टार्ट कहां से करना है। और CL में कॉलम नंबर देंगे, रो कौन सी होगी, कॉलम कौन सा होगा। और इसी तरह DH में भी हम क्या देंगे, रो देंगे, कौन सी ली, उसने एंड आगे कहां पे करना है। और DL में कॉलम नंबर होगा, ठीक है। CL में कॉलम होगा और CH में रो होगी, सही है जी। CL में स्टार्टिंग कॉलम होगा और DL में एंडिंग कॉलम होगा। CH में स्टार्टिंग रो होगी और DH में एंडिंग रो होगी, ठीक है जी। उसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट्स नहीं है इतने, इसलिए इस पे मैं मूव नहीं कर रहा, सेट कर्सर। स्क्रीन पे हम किसी लोकेशन पे हम अपना कर्सर सेट कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि अभी अगर मैं डासबा की स्क्रीन ओपन करूं, अब अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो मेरी, नजर आ रही है सबको, अभी कर्सर की मूवमेंट यहाँ पे है, ये सेंटर में है ना, जहाँ पे वो ब्लिंक कर रहा है। अब मैं फौरन चाह रहा हूं कर्सर यहाँ पे टॉप राइट पे पहुंच जाए, तो चीज कैसे होगी, मैं चाह रहा हूँ कर्सर फौरन सेंटर में पहुंच जाए, पूरी स्क्रीन पे 25 रोज एंड 80 कॉलम में कहीं पे भी किसी रो किसी कॉलम में चाहता हूँ मेरा कर्सर वहां पे मूव हो जाए। तो कर्सर की पोजीशन को सेट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, उसको हम कैसे यूज करेंगे वो हमने देखना अभी, ओके। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास है, हम उसको DH में बताते हैं कि रो नंबर कौन सी है, एंडिंग, उसने एंड कहां पे होना है। और DL में बताते हैं कॉलम नंबर। और BH हमारे पास हमेशा पेज होता है, जिसका मतलब होता है कि ये 0 पेज नाम में काम करना है। और जो इंटरप्ट है, इसका कोड है वो क्या है जी, 2H 7H स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, सॉरी याद कर लें, 7H का मतलब है स्क्रॉल डाउन, 6H का मतलब है स्क्रॉल अप। अब ये 2H है हमारे पास, उसका मतलब है सेट कर्सर, ठीक है। वो मूव किया और हमने उसके बाद क्या करनी है, हमने इंटरप्ट कॉल करनी है। क्वेश्चन है जी, अच्छा। तो ये जब इंटरप्ट कॉल होगी, अब एक चीज और रिवाइज कर लें, जब आपके पास 10H की इंटरप्ट कॉल हो, 21H की इंटरप्ट कॉल हो, 31H की इंटरप्ट कॉल हो, जब भी इंटरप्ट कॉल होती है ना, तो जो आपका इंटरप्ट हैंडलर होता है वो आके कहां पे देखता है, AH के अंदर। अगर वो इंटरप्ट 16 बिट की है तो वो AX में आके देखेगा, अगर वो 8 बिट की है तो AH में आके देखेगा। अब AH में आके देखेगा इसका कोड क्या है, नंबर क्या है, 02H है, इसका मतलब इसने कर्सर सेट करना है।
तो कर्सर सेट करने के लिए कुछ पैरामीटर चाहिए होते हैं, जो आके DH में देखेगा रो नंबर कौन सी है, DL में देखेगा कॉलम नंबर कौन सा है, और BH में देखेगा पेज नंबर कौन सा है, और कर्सर को उस जगह पे मूव कर देगा। पेज हमारे पास टोटल यहाँ पे 0 ही होगा हमेशा, नाल भी यहाँ पे, सही है। अब देखें, हमने सिर्फ एक लोकेशन बतानी है, कर्सर एक टाइम पे एक जगह पे होगा, स्टार्ट और एंड में नहीं होगा, इसलिए सिर्फ हमने इसको एक एंड पोजीशन बता दी है। ये कौन सी पोजीशन है, एंड वाली, कि उसने होना कहाँ पे है, चाहे वो कर्सर एक ही जगह पे होगा ना। क्लियर स्क्रीन करते हैं, हम कहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं भी जाके खत्म करते हैं, ये कहीं स्टार्ट कहीं खत्म तो नहीं होगा ना, ये किसी एक जगह पे होगा, इसलिए उसको हमने वो पॉइंट बता दिया, इस जगह पे चले जाओ, ठीक है। कर्सर यहाँ पे होगा तो फिर वहां पे तो नहीं होगा ना, यहीं पे होगा, उसको एक ही पोजीशन बतानी है हमें। नहीं, इसके साथ बिल्ट इन डिफाइन है, वो हम वही यूज करेंगे, ठीक है। जी जी जी, एंडिंग दो। अब इसमें आप CL यूज करेंगे, आपका कर्सर वर्क नहीं करेगा, क्यों, इसके साथ डिफाइन है कि इसके साथ DL यूज होगा और DH यूज होगा। यहां तक क्लियर है अब्दुल्ला? तो ये ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से टास्क? अच्छा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप भी टास्क पे लग जाएं फिर। हाँ, इसका मतलब है कि जब तक यूजर कोई की एंटर नहीं करेगा ना, तब तक वो होल्ड पे रहेगा। जी, ये कहता है कि ये जो इंटरप्ट है वो तब तक होल्ड पे रहेगा जब तक कोई की प्रेस नहीं करेगा, आपका कर्सर वहीं पे रहेगा, जब आप इंटर प्रेस करेंगे ना तब वो डाउन आएगा। जी जी, आप यूज कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि जब तक वो कोई की प्रेस ना करे तब तक नेक्स्ट ना जाए। क्लियर हो गई सेट कर्सर वाला, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं प्रिंट स्ट्रिंग वाले पे, प्रिंट स्ट्रिंग वाले मेथड पे। अभी ये जो फंक्शन है प्रिंट स्ट्रिंग वाला जो हमने बनाया, सब रूटीन बनाई हुई है, ये विद रिस्पेक्ट टू लेंथ है, डॉलर साइन के साथ नहीं है। इसका फायदा ये है कि इस पूरी जो हमारे पास डॉस बार की स्क्रीन होती है, उसमें से किसी भी जगह पे हम इसको कहेंगे स्ट्रिंग वहीं से स्टार्ट होगी, हमारे पास क्या होगी, प्रिंट होगी। अभी जैसे कि आपको एक ये ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, तो हमारे पास कहने का मतलब यह है कि ये पूरी फाइल हमारे पास डॉस बार की स्क्रीन है, इसमें से किसी भी जगह पे हम चाहने की स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो, उसको हम उसकी स्टार्टिंग लोकेशन देंगे, उस जगह पे जाके स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंट हो जाएगी। इस फंक्शन का यह फायदा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, मैं बाकी चीजें इधर से निकाल लेता, तो हमें CX में हमेशा उस स्ट्रिंग की क्या चाहिए होती है, लेंथ चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, लेंथ चाहिए होती है, कि जो मैसेज हम स्ट्रिंग पे प्रिंट करना चाहते हैं उसकी लेंथ कितनी है। तो हमने देख लिया था अभी MS वर्ड में कि हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग हो, उसका स्टार्ट का एड्रेस एक डेटा लेबल में स्टोर हो, लेबल में, और उसकी एंड पे एक लेबल डिफाइन हो, तो एंड का लेबल को हम स्टार्ट के लेबल से माइनस करेंगे, तो सेंटर का टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा, सही है। तो वही टेक्निक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसका साइज कैलकुलेट करने के लिए। आप उसका साइज 2 कैरेक्टर है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है, 10 कैरेक्टर है, 20 कैरेक्टर है, वो रन टाइम पे खुद कैलकुलेट हो जाएगा, सही है। और हमारे पास CX में क्या आ जाएगा, उसका साइज आ जाएगा। अब ये चीज आपके साथ कैसे आएगी, आपके साथ ऐसी आएगी कि आपको फॉर पेपर आ जाता है या टास्क दिया जाता है आपको, और आपको कहा जाता है कि ये स्ट्रिंग प्रिंट करें, तो डेफिनेटली आपको अपने हिसाब से यूज करना होगा, लेकिन अंदर चीजें यही होंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे तो भाई CX में हमने इसका क्या रखना है, साइज रखना है स्ट्रिंग का, तो ये चीज आपको वहां पे यूज करनी होगी। फिर एल को हम हमेशा हाई रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो एल को क्या रखेंगे, हमेशा हाई, मतलब 1 रखेंगे, जी जी। और BL को हम BH जो है हमारा 0 है, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा, मतलब स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहे हैं ना हम, ऐसे। बस इसको आप क्लोज कर लेंगे, इसको हमने 1 ही रन रखना है, ठीक है। अगर आप इसको 0 करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। ये पेज नंबर जो है हमारा वो 0 है, हमारे टोटल पेज 0 से लेकर 7 तक है, तो हम 0 पेज नॉर्मली काम करते हैं, सही है। और BL में हम उसका क्या बनाते हैं, कलर स्कीम। क्या बताते हैं जी, कलर स्कीम बताते हैं
कि अब 0 का मतलब है, अब ये दो चीजें तो हमने ये चीज समझ ली यहाँ तक। px में हमारे पास हमेशा क्या आएगा जी, लेंथ आएगी जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट करनी है। एल में उसको में 1 रखना है, bh पेज नंबर, इसका मतलब यहाँ 0 होगा। और bl में हमारे पास क्या आएगा, कलर आएगा, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जी, ये वाली। इसके साथ आप एच लिख दो तो एग्जाम में बन गई, सेम ही है वो भी, ठीक। अच्छा जी, अभी फिर हमने अभी एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। स्ट्रिंग तो कहीं से भी स्टार्ट होगी ना, तो हम इसको हमेशा एंडिंग एड्रेस बताएंगे, किस रो किस कलम से उसने स्टार्ट होना है। तो डीएच में हमारे पास रो नंबर आएगी और डीएल में क्या आएगा, कॉलम नंबर आएगा। देखें, बस हमने इसको डीएच के लिए यूज करना है। जब हमारे पास की स्टार्टिंग पोजीशन हो ना, बस इससे कि यहीं से स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्ट होगी, इसलिए हम डीएच और डीएल यूज करेंगे, सही है। इसलिए जैसे हमने कर्सर सेट करने के लिए भी डीएच और डीएल यूज किया था, इस तरह हम स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए डीएच एंड डीएल यूज करेंगे। डीएच में हमारे पास आएगी रो नंबर, कि इस पूरी स्क्रीन से किस रो से आपने स्टार्ट करना है और किस कॉलम से स्टार्ट करना है, वहां से आगे स्ट्रिंग प्रिंट करना जो स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो रो फुल होगी है तो ऑटोमेटिकली वो नई रो में शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग, क्लियर है जी, ओके। उसके बाद हमारे पास इस इंटरप्ट को, जो बेसिकली 13H है स्ट्रिंग प्रिंट करने की, उसको कॉल करने से पहले हमारे पास जो है, जो हमारे पास EX है, एक्सटेंडेड रजिस्टर है, वो पॉइंट होना चाहिए कोड सिग्मा रजिस्टर को, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमने CX को क्या किया, पुश किया, CS है, CS कोड सिग्मा रजिस्टर, ठीक है। हाँ, और दूसरा जो ES है, एक्सटेंडेड रजिस्टर है, वो नॉर्मली एक्स्ट्रा भी कहते हैं, एक्सटेंड भी कहते हैं उसको। नॉर्मली हम अपने, जैसे हमने बीपी यूज नहीं किया था, इसी तरह उस, जैसे बीपी से हम स्टैक से डेटा रीड करते हैं ना, ऐसे ES जो कोड से डेटा रीड, कोड से कोड की वैल्यू रीड करने के लिए यूज होता है। तो उसको CX ने पुश किया और वापस पॉप किस में किया, EX में। तो जहां पे CX पॉइंट कर रहा होगा, EX भी उसी जगह पॉइंट कर रहा होगा। वो हमारे जहां पे हमारा कोड स्टार्ट होता है ना, उसको पॉइंट कर रहा होता है। जो हमारा कोड होता है ना, उसके कुछ पार्ट होते हैं, अब उसमें कोई डेटा का पार्ट होता है, उसमें कोड का पार्ट होता है। तो जो कोड सिग्मा रजिस्टर है, हमारे कोड के पार्ट को क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है, जी जी, ऑटोमेटिकली, ठीक है। जिस तरह हम स्टैक पॉइंटर जो होता है, जब हम पुश करते हैं तो स्टैक पॉइंटर हमेशा लास्ट पुश जो होती है उसको, उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। हाँ, EX को भी उसी जगह पे ले जाते हैं, ठीक है, जी 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 बिल्कुल। फिर उसके बाद बीबी में हमारे पास किसका एड्रेस होना चाहिए, उस डेटा का जिसको हमने प्रिंट करना है उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, वो कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरप्ट, वो कोड AH में मूव करेंगे और 10H इंटरप्ट कॉल करेंगे। और जब इंटरप्ट कॉल होगी, इंटरप्ट हैंडलर आके देखेगा AH के अंदर कि AH के अंदर क्या कोड पड़ा हुआ है। AH में 13H है, इसका मतलब है 13 का मतलब है कि हमने कोई स्ट्रिंग स्क्रीन पे प्रिंट करनी है और स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रिंट करनी है, जी जी। आपके पास 10H की जितनी इंटरप्ट है ना, उस स्क्रीन से रिलेटेड है, डिस्प्ले मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अंदर जितने हमारे पास हमने स्क्रीन में कोई मैसेज प्रिंट करना है, स्क्रीन को क्लियर करना है, उस सारी की डिफिनेशन यहाँ पे हुई है। हम जस्ट इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम खुद भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्लियर स्क्रीन का मेथड खुद लिखा था स्टार्ट में, उस तरह हम खुद अगर स्ट्रिंग लिखना चाहिए हम खुद लिख सकते हैं। हम बिल्ट इन यूज कर रहे हैं, इंटरप्ट को बिल्ट इन इंटरप्ट हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सही है जी। तो इस तरह फिर हमारे पास क्या होगा, जब इंटरप्ट हैंडलर देखेगा कि 13H है, तो वो क्या करेगा, उसके जो पैरामीटर्स हैं CX से उसकी लेंथ लेगा, और बीपी में जो डाटा का एड्रेस है उस स्ट्रिंग को फिर वो 1 बाय 1 प्रिंट करना स्टार्ट करे, कहां से लेके, ये जो हमने रो बताई होगी उस रो से, ठीक है, और कॉलम से। और कौन सा पेज होगा, 0 पेज होगा, और साथ साथ वो कलर स्कीम भी क्या करने लग जाएगा, वो अप्लाई करने लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये सिर्फ सिंपल हमारे पास एक हमने सब रूटीन देखी है जो स्ट्रिंग को क्या करेगी, प्रिंट करेगी। इसको 8-10 दफा राइट करें, ऑटोमेटिकली आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसको थोड़ी प्रैक्टिस करें, इसको इतनी मिस्टेक नहीं है जी।
जब पॉप करें ना सी एक्स वहां से रिमूव होके ई एक्स में आ जाएगा। जी जी जी, सी एक्स की वैल्यू को मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैंने रिपोजिटरी के लिंक शेयर किया, उसमें सारे कोड ये अपलोडेड है। सही, उसको बेशक डाउनलोड कर लें और उसको समझ लें। अब देखें, सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई एड्रेस है, कुछ भी एड्रेस में इसमें लिख देता हूँ, हो सकता है सी एक्स इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, जब हम पुश करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल एफ एफ ई है, ये एड्रेस क्या होगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। ठीक है, और जब पॉप करेंगे ना तो ये एड्रेस पॉप होगा कहाँ पे आएगा, ई एक्स में। इसका मतलब जो ई एक्स है वो भी एड्रेस को इस एड्रेस को क्या करने लग गया, पॉइंट करने लग गया। जब उसमें एड्रेस वापस आता है इसका मतलब ये होता है कि इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, एज अ पॉइंटर, पॉइंटर वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। जब पॉप इसमें होगा तो ई एक्स में भी इसको इसी को पॉइंट करने लग जाएगा। हमने सी एक्स की जो वैल्यू थी उसको पॉप किया और कहाँ पे ला के स्टोर किया, ई एक्स के अंदर। अब पॉप करता है क्या है, पॉप ये करता है कि स्टैक में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिमूव करो, ला के सी एक्स ई एक्स में स्टोर कर दो। ई एक्स रिमूव नहीं होगा पाप से, पाप से स्टैक से जो वैल्यू पुश हुई है ना वो रिमूव होगी, वो आगे कहां पे स्टोर होगी, ई एक्स में। अब स्टैक में, अब स्टैक में हमने क्या चीज पुश की थी, सी एक्स की वैल्यू, तो सी एक्स की वैल्यू उठ के कहां पे आ गई, अब ई एक्स में आ गई है। समझ आइए, हमने पहले सी एक्स की वैल्यू पुश की है। जी, मूव में आपको एरर आएगा, इन कोड को हम डायरेक्टली हम नहीं एक्सेस कर सकते रजिस्टर को। तो उससे हमने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू क्या किया, स्टैक में पुश किया, और जब हम पॉप किया वो वैल्यू ला के कहां पे स्टोर कर दिया, ई एक्स में। सही है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुश नहीं किया बीपी को, वो भी कर सकते हैं हम, वो वाला काम भी कर सकते हैं। हाँ, बेगैर हो रहा था। ठीक है, तो दरअसल अभी ये चीजें ना एक ही कोड हमारा रन हो रहा था, इसमें मसला नहीं होता, लेकिन हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर हमें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि किसकी ओरिजिनल वीडियो अगर ओवरराइट हो जाए तो फिर प्रोग्राम वहाँ पे वापस जाता नहीं है। बात समझ रहे हैं, तो हमें बीबी को पहले पुश कर लें, उसके बाद बीबी का डेटा यूज़ करें, जब ये फंक्शन खत्म हो जाए पॉप कर दें हम बीबी को, बीबी का वैल्यू वापस आ जाएगी। सही है, ओके। उसके बाद इसको पहले रन करके देख लेते हैं कि क्या क्या वर्क हो रहा है। अभी तक जो फंक्शन देखे हैं हमने, नजर आ रहा है जी। अब हमने क्या किया, हमने उसी मेथड को यूज करते हुए हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट किया। ठीक है, और हमने एक्चुअली दो स्ट्रिंग प्रिंट किए। पहले हमने कुछ बॉर्डर वाला कलर है, कर्सर और बैकग्राउंड पे दिया जाएगा। ठीक है, सेट करते कर्सर को सेट कर लेते हैं, उसका फंक्शन अभी कॉल नहीं किया। तो अभी जो हमने पूरी स्क्रीन को हमने जो चीज में राइट किया, हमने बॉर्डर वाला वो फंक्शन यूज किया, बॉर्डर लाइन को बॉर्डर लगाने वाला। एक्चुअली है वो क्लियर फंक्शन वाला ही है, लेकिन हमने क्लियर फंक्शन सिर्फ इसी एरिया में लगाया और उसका कलर स्कीम ये दे दिया, वो लाइन उसने वो कलर दे दिया। ठीक है, और दो स्ट्रिंग हमने यूज की इस मेथड को यूज करते हुए प्रिंट किए हैं। अभी हम देख लेते हैं सेट कर्सर वाला। ठीक है, सेट कर्सर वाला, ये कर्सर वाला, क्या रेक्टेंगल वगैरह जो है वो कर लेते हैं, देख लेते हैं सेट कर्सर जो है वो कहाँ पे सेट हुआ हुआ, किस रो किस कॉलम में हुआ है। अब इसको हमने रो नंबर दी है 30 और कॉलम नंबर दिया हुआ है
35 सही है जी। ओके अच्छा अभी देखें, जब हम स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं तो हम इसको दे रहे हैं ब्लैक ऑन ब्लैक, ऐसे ही है। उसकी वजह से हमें कर्सर शो नहीं होता। हम ये करते हैं कि हम इसको 07 करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कर्सर चेक करते हैं हमारे पास कर्सर कहाँ पे जाता है। अभी आपको नजर आया कर्सर। चेंज करते हैं, थोड़ी सी इधर रखते हैं राइट साइड में। हम ये करते हैं कि हम सेट कर्सर के कुछ बता दें, लोकेशन बता दें, उस हिसाब से देख लेते हैं। अभी ऑलरेडी मिडल में था ऑलमोस्ट जी। अपर राइट कलर रो कर लेते हैं 10, और ये जो हमारे पास है ये 60 कर लेते हैं, सही है। कॉलम 60 रो 10 सही है। अब देखें उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया ना, तो उसने स्टार्ट भी वहीं से किया है, सेंटर से। उसके बाद 2 दफा एंटर किया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से एंटर प्रेस करता हूँ, कंपाइल किया, कर्सर कहाँ पे चला गया, राइट साइड पे आ गया, ठीक है। अब मैं कुछ टाइप करूंगा ना, तो वहां से स्टार्ट नहीं होगा, ये उससे नेक्स्ट रो में स्टार्ट होगा, बस इसका ये है। वहीं से आगे स्टार्ट नहीं होता, उससे नेक्स्ट रो में स्टार्ट होता है टाइप करना। कहाँ पे कर रहे हैं, सेंटर में कर रहा है। मैं कुछ भी करूंगा, अभी दोबारा मैं फाइल को क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तो दोबारा वहीं से मैं स्टार्ट हो जाऊंगा सेंटर से, जहां से जो लोकेशन दूंगा मैं। बात समझ नहीं, ठीक है। क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ओके। तो सेट कर्सर से किसी भी जगह पे आप फौरन वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। वहां पे कर्सर पे मूव करें, उसके बाद प्रिंट कर दें, वो वैल्यू वहीं से आगे प्रिंट होगी, ठीक है जी। सेट कर्सर का हो गया, स्ट्रिंग प्रिंट का हो गया। अब जो हमारे पास क्लियर स्क्रीन का मेथड था, उसी को यूज करते हुए हम कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी मेथड पे मूव करते हैं। हाँ, एक और चीज है, अगर आपको ये कहा जाए कि ये वाला पैटर्न प्रिंट करें, तो आपके माइंड में क्या टेक्निक आएगी? आपको कहा जाए लूप के थ्रू प्रिंट करें, और एक कैरेक्टर वेरिएबल में ले लें, उसको इस टेक्निक के थ्रू प्रिंट करें, हो सकता है। मतलब जिस जो लॉजिक आपके पास C++ में लगेगी, वही लॉजिक भी यहीं पे लगेगी।
इस रजिस्टर के अंदर, तो वो एक कैरेक्टर होगा ना, उस पे आते हैं, कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करते हैं उसके ऊपर भी आते हैं, सही। तो हमारे पास ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और मेथड्स है, प्रिंट कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने CX में पुश, इसका साइज भी होगा कि कितनी दफा ये रिपीट करे। मैं चाह रहा हूं कि ये 200 टाइम रिपीट हो, तो ये कैरेक्टर 200 टाइम रिपीट होगा। पेज नंबर कौन सा है जी, 0 है। कलर स्कीम है जी व्हाइट ऑन ब्लैक, ठीक है। और अब इसकी जो लोअर वैल्यू होती है वो फोरग्राउंड कलर होती है, और जो हायर वैल्यू होती है वो कौन होती है, बैकग्राउंड। ये याद रखनी है आपने। अब इसमें जो 7 है आपका वो क्या है, 7 लोअर है ना, और 0 हायर है, तो 7 फोरग्राउंड हुआ, 0 क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर हुआ, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने। जो आपके पास 8 बिट है ना, वन बिट है, 8 1 बाइट है, ये 8 बिट्स है, उसमें भी लोअर हायर का की वजह से आपके पास बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर स्कीम होती है। जो आपकी पहली वैल्यू होगी वो लोअर होगी, और जो दूसरी वैल्यू वो हायर वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो 7 आपका मतलब फोरग्राउंड कलर है, और 0 जो वो बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही मूव कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अब इसमें BH में आ जाएगा 0 0, देखें हमने घटा को मूव किया है, BH में आ जाएगा 0 0, और BL में 0 7 आ जाएगा, और गठा भी आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास होता है AH में हमने मूव करना है 9H, और AL में मूव करना है वो करेक्टर जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। कौन अब्दुल्ला, हाँ वापस बैल लेके जा रहे हैं। 09 का मतलब इंटरप्ट है, ये करेक्टर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। राइट करेक्टर, कोई भी करेक्टर आपने प्रिंट करना, और कितनी दफा प्रिंट करना है। TX में उसका क्या होगा जी, रिपीटिशन होगा, कि इसने 200 टाइम प्रिंट करना है, 300 टाइम। और AL में वो करेक्टर हम मूव करेंगे, उसका ASCII कोड मूव करेंगे, वो जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, और उसके बाद इंटरप्ट कॉल कर देंगे। तो अभी मैं अगर प्रिंट करेक्टर वाले को यहाँ पे कॉल करूँ क्लियर स्क्रीन के बाद, 2A किसका कोड था, स्टैटिक का, स्टैटिक का कोड था। अब उसकी जगह पे मैं A लिखता हूँ, A का ASCII देना होगा मुझे, जो करेक्टर मुझे जितनी दफा चाहिए उतनी दफा मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा। अब फॉर एग्जांपल इसके थ्रू आप ये पैटर्न क्या करना चाहते हैं, आप प्रिंट करना चाहते हैं, सिंपल टेक्निक से आप अपनी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन ये बिल्ट इन टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। अब किधर गया वो वाला, ये था ना। अब फॉर एग्जांपल आप AL में तो आपने स्टैक मूव किया हुआ है, इस फंक्शन को कॉल करें, इस वाले फंक्शन को जो हमारे पास प्रिंट कैरेक्टर वाला है, और उसको एक पैरामीटर पास करें, कौन से वाला, CX का, कितनी दफा रिपीट होना है। फर्स्ट टाइम पास करें 1, सेकंड टाइम लूप चले, यही फंक्शन कॉल लो 502, फिर थर्ड टाइम लूप चले, यही फंक्शन कॉल लो 503। ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो इस तरह आपके पास ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पैटर्न स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये एक दफा कॉल होगा ना, एक दफा कॉल होगा, तो आप अभी तो हमने पैरामीटर्स को पास नहीं किया हुआ, आपने क्या पास करना है, इसको लूप के अंदर ये फंक्शन कॉल करना होगा, उसको एक पैरामीटर पास करना होगा। क्या पैरामीटर जी, वैल्यू। फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकंड टाइम क्या आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। और इस पैटर्न को रिवर्स करके करना है, ये वाला पैटर्न करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले 5 पास करें, फिर 4 पास करें, फिर 3 पास करें, फिर 2 पास करें, और फिर 1 पास करें। तो ये पैटर्न आपके पास इस फॉर्म में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कैसे जा रहा है, जब आपके पास एक कैरेक्टर प्रिंट होता है ना, ये पॉइंट भी आपने ठीक बोला है कि ये तो उसी लाइन में रहेगा।
फिर कर्सर को आपको पहले पोजीशन गेट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन मूव करना होगा। जी जी हाँ, कर्सर की आपने वो ऑटोमेटिक सेट होता रहेगा, नेक्स्ट मूव होता जाएगा। सही है जी। कर्सर सेट नहीं किया होगा ना आपने, वो उनका पॉइंट वैलिड है, आपका एक ही लाइन में रहता है ना, तो उस ऐसे आपको कर्सर को नीचे मूव करना पड़ेगा साथ साथ। सही है। ओके। और अब एक और चीज़ है जो मैंने लास्ट टाइम एक आपके जो सीनियर थे उनको असाइनमेंट भी दी थी, फिर मैंने जस्ट ये बनाना था उनको, आई थिंक असाइनमेंट में था या होमवर्क, असाइनमेंट में था। सही है, ये बिल्कुल इजी सा है, ये बिल्कुल इजी सा है, आपने तो फिर डिटेल से पढ़ा है। अब देखिए, हमारे पास एक बॉक्स है, उसका हम ये करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने माइंड रखने के आपके पास कितने रोज और कितने कॉलम है। अब एक चीज तो आपको माइंड में रखनी होगी, जिस रो से ये स्टार्ट करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर वो होमवर्क ना डालना, आ जाते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। सही, कर्सर सेट करना है नेक्स्ट लाइन में, कर्सर आप नेक्स्ट लाइन में सेट करेंगे ना, तो नई जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। मैं बताता हूँ, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है कर्सर की पोजीशन गेट करने का, वो आपको रो एंड कॉलम बता देता है। ठीक है, जो मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ ना, फॉर एग्जांपल कर्सर की आप लाइव जो अभी करंट पर्सन किस जगह पे, किस रो एंड किस कॉलम में, उसकी पोजीशन आप इजीली गेट कर सकते हैं। जब वो आ गई है, उसकी रो में +1 करो, उस नया कर्सर सेट कर दो। मैं बता देता हूँ, नहीं वो आपने खुद बताना, आपको पता होगा। इसलिए तो आपको आपका रिपोजिटरी आपको अलाउ कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको कर्सर गेट करने के मेथड बता रहा हूँ यहाँ से। जी जी, ऐसे ही होगा। मैंने कहा है इसमें आप यूज कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि इनपुट सिर्फ ये क्या लेगा आपके पास, गेट कर्सर पोजीशन वाला पेज नंबर लेगा, और इंटरप्ट क्या कॉल होगी, एज में हमने 3h मूव करना है और इंटरप्ट 10h कॉल करनी है। सही है, और जब इंटरप्ट कॉल होगी तो आपके पास क्या आएगा, रो नंबर आएगा DH में और कॉलम नंबर आएगा DL में, और स्टार्ट लाइन क्या होगी, किस लाइन में है उसका कॉलम नंबर और कर्सर। तो आप ये रिटर्न होगा आपको कि कर्सर इस टाइम किस कॉलम किस रो में है। हाँ, आ जाएगा ऑटोमेटिक जब ये कॉल करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको उसकी रो में 1 ऐड करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो रो होगी वो नेक्स्ट रो में print होगी। देखें क्या नाम है आपका, एक तरीका ये कि अगर आपके पास वो 1 बाइट है, आप ये वाला कैरेक्टर वाला प्रिंट वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको AL में मूव करें, ठीक है, और उसको रेपिटेशन टाइम दें, कितनी दफा प्रिंट करना, 1 टाइम, वो उसको प्रिंट कर देगा। अगर वो DX में, तो उसको पहला उसका AL उसका पहला प्रिंट करें, दूसरा प्रिंट करें, फुल हो जाएगा। बात समझ में? अगर आप स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, ये वाला। इसमें फिर आपको डॉलर साइन का नहीं पता होगा, आपको उसका साइज नहीं चाहिए, सिंपल वो क्या होना चाहिए, 1 बाइट होनी चाहिए। आते हैं उसके ऊपर जाते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, एक अरे बना लें, एक अरे बना लें, क्या बना लें, अरे बना लें, और वो डेटा उस अरे को सिंटेक्स से मूव करें और प्रिंट वाला फंक्शन कॉल कर दें, सिंपल। हम उसके ऊपर भी आते हैं। ये चीज क्लियर है जी, प्रिंट कैरेक्टर करना, कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रिंट करना 1 बाइट का। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं
जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके जो आपको बहुत ज्यादा टास्क में यूज भी होगा, कि आपने डेटा अभी तो हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लेना इनपुट देखा था, अभी हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेनी है एज इनपुट। क्या लेनी है? पूरी स्ट्रिंग लेनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम अरे बनाते हैं, ज्यादा देख लें। असेंबली के अंदर अगर आपने अरे बनानी है तो उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज के। ठीक है जी, क्या जी स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? नाम। उसके बाद डिफाइन बाइट, मतलब उस कितने बाइट आपको चाहिए, 20 चाहिए, वो उसका साइज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसका साइज। उसके बाद हम लिखते हैं कि उसमें कितने बाइट यूज हो चुके हैं, कितने बाइट के हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। और उसके बाद फिर हम वो बाइट रिजर्व कर लेते हैं। RESV का मतलब है कि इसके बाद 20 बाइट के होंगे, रिजर्व होंगे। जब 20 RESV 20 करेंगे ना, तो 20 बाइट का मेमोरी एड्रेस रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। अब उस एड्रेस को अगर हमने एक्सेस करना हो तो हम आंसर +2 करके करेंगे। क्यों? आंसर के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है? 20 का। उसके अगले पेपर हुआ, इसका साइज कितना यूज हुआ, स्टार्ट में कोई साइज यूज नहीं हुआ। और उसके बाद यहां से ऑनवर्ड आपके पास जो है इंक्लूडिंग दिस 20 बाइट रिजर्व होंगे। और जो आपका पहला कैरेक्टर को भी पड़ा होगा ना, वो आपका कहां पे स्टोर होगा? आंसर+2 पे। आंसर+2 पे। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि हमने इसको ऐसे डिफाइन करना है। ठीक है। और जब एक्सेस करना है, जब हम कोई फंक्शन रीड करेंगे, आंसर को देंगे, तो वो पहला कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आंसर+2 पे रखेगा। वो फर्स्ट बाइट पे भी नहीं रखेगा और सेकंड पे भी नहीं रखेगा। क्यों? फर्स्ट उसके बाइट पे ये होता है कि इसका टोटल साइज कितना है, वो हमने रखना होता है। और सेकंड बाइट में हमें कितने इसमें इनपुट आई है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। हमने 1 कैरेक्टर लेंगे, इसमें 1 हो जाएगा, 2 कैरेक्टर लेंगे, 2 हो जाएगा। और जब तक ये वाले कैरेक्टर यहाँ पे 20 और ये वाले दोनों इक्वल नहीं होंगे, तब तक आप इसमें इनपुट इंसर्ट कर सकते हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आप नेक्स्ट कोई इनपुट नहीं दे सकेंगे। बात समझ नहीं? क्लियर हो गया जी? दोबारा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे अगर आपने एक अरे बनानी है, आप चाहते हैं कि आप एडवांस में मेमोरी रिजर्व कर लें और बाद में इनपुट लेके वहां पे स्टोर करें। ठीक है। यहाँ पे तो इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप तो ही नहीं है ना, आप कोई भी चीज कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी टाइप की। लेकिन यहाँ का स्ट्रक्चर ये है कि आपने जब भी यहाँ पे एक अरे बनानी है, तो आप सबसे पहले उसका साइज लिखेंगे। वहां पे क्या लिखेंगे जी? उस अरे के फर्स्ट बाइट के अंदर क्या आएगा? उसका साइज आएगा। इस अरे का टोटल साइज कितना है, वो हमें लिखा दिया जी 20। उसके सेकंड बाइट में आएगा जी इसमें कितने कैरेक्टर यूज हो चुके हैं, साइज कितना यूटिलाइज हो चुका है। स्टार्ट में 0 होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और उसके बाद हम लिखेंगे RESV 20 रिजर्व बाइट। 20 का मतलब होगा कि 20 बाइट का कर दो, रिजर्व कर दो। जब ये 20 बाइट रिजर्व होंगे, उस बाइट्स को हम इजीली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? आंसर+2, आंसर+3, आंसर+4, आंसर+5, आंसर+6। क्योंकि आंसर के ऊपर 20 पड़ा हुआ है और आंसर+1 पे ये 0 पड़ा हुआ है। इधर से आगे फिर हम अपने कैरेक्टर स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? जब हम अरे का ये स्ट्रक्चर है कि पहले उसके बाइट में आपके पास उसका साइज आना चाहिए, सेकंड बाइट में जो लेंथ यूज हुई है वो आनी चाहिए, और थर्ड बाइट से आगे आपका आंसर, आपकी स्ट्रिंग वहां पे स्टोर होगी, से बाहर प्रिंट होगा। अगर आप आंसर+1 करेंगे, आप चाहते हैं कि यूजर ने कितने कैरेक्टर एंटर किए हैं, आंसर+1 पे उसकी लेंथ बड़ी होगी। अगर आप चाहते हैं कि देखना चाहिए इस अरे का साइज कितना है, तो आप आंसर को क्या करेंगे, ये करके रीड करेंगे ना, यहां से आएगा इसका साइज। ठीक है, इससे साइज आएगा, इस आंसर+1 से आपके पास आएगी साइज यूज। ठीक है। और आंसर+2 पे आपके पास
करेक्टर होगा। आंसर +3 के ऊपर सेकंड होगा, आंसर +4 के ऊपर थर्ड होगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चीज समझ गया ना, ये चीज क्लियर है ना जी। मैं इसको एक दफा रन करके चेक कर लेता हूँ इसमें कितने करेक्टर आ रहे हैं। सही है, थोड़ी सी मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसको देख लेता हूँ। जी जी, आप जितने चाहते हैं, आप अगर 2 कर दें ना यहाँ पे, जी इसमें जो है ना टाइप स्पेसिफिक नहीं है ना यहाँ पे। आप स्ट्रिंग लें, कैरेक्टर लें, इंटीजर लें, स्पेशल कैरेक्टर लें, कुछ भी लें, बैकएंड पे क्या आएगी इसकी, आज की वैल्यू आती है। सही, इसको देख लेते हैं कि ये 20 की लेता है 18 लेता है। सही है, इसको पहले कॉपी करते हैं, P1 में पेस्ट करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास देखें रिजर्व बाइट है, ऐसे रिजर्व वर्ड भी हो सकता है, रिजर्व डबल वर्ड, सॉरी डबल वर्ड और रिजर्व क्वाड वर्ड। अब रिजर्व बाइट का मतलब ये कि इसका हर इंडेक्स 1 बाइट का होगा। ये अरे 20 बिट बनेगी ना, हर इंडेक्स कितने बाइट का होगा, 1 बाइट का। रिजर्व वर्ड का मतलब है इसका हर जो इंडेक्स होगा वो कितने बाइट का बनेगा, 2 बाइट का। और रिजर्व डबल वर्ड का मतलब है इसका 4 बाइट का जो है आपके पास एक इंडेक्स होगा। ओके, तो इसको पहले रन कर लेते हैं, मैं दे लेता हूँ इसमें कि कैरेक्टर कितने इनपुट लेता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पूरे लेगा। ये क्या लेगा, 20 पूरे लेता है ये। आपने जितने बाइट रिजर्व किए उतने ही इनपुट लेगा। सही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये है कि आपने पहले इसका आपने साइज लिखना है, फिर इसका रिजर्व बाइट 0 रखने हैं, और उससे आगे हम स्टार्ट में 0 रखेंगे इसे। जब हम इनपुट लेंगे ना, अभी देखें मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नजर आ रहा हो अभी मुझे पूछ रहा है AM या PM, मैं 1 एंटर करूंगा ना, मैंने 3 कैरेक्टर एंटर किए तो वहां पे नीचे लेंथ 0 की जगह पे 3 ऑटोमेटिक हो जाएगी, उतनी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा। बाद में हम इसकी लेंथ फेच करना चाहें, हमें बता देगा आपने इतने कैरेक्टर इनपुट लिया। ठीक है जी जी, माइनस हो जाएगा। सही है, ओके। तो इस तरह आप एक से ज्यादा रे भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, एक से ज्यादा रे भी बना सकते हैं, आप लार्जर साइज की रे भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, लार्ज साइज की अरे भी बना सकते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं। एक ये टेक्निक भी आप टेबल को प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रे है 1D रे, आपके पास मेमोरी हमेशा 1D में होती है, पता है आपको, मेमोरी में कभी भी 2D नहीं होता, मेमोरी हमेशा 1D होती है, लेकिन आपको चीजें 2D में डिस्प्ले हो रही होती है। अब सपोज के हमारे पास, मैं थोड़ा सा लेआउट चेंज कर लेता हूँ, लैंडस्केप नजर आ रहा है सबको। अब देखें ये आपके पास एक अरे है, फॉर एग्जांपल 2 बाइट की है, स्टार्टिंग 0 है, 2 4, ठीक है हो गया, 6 आएगा पहले फिर 8 आएगा ना। ये इसके एड्रेसेस है। ठीक है, अगर आपने टेबल कंप्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, आपको टेबल ऐसे रखना होगा कि आपके पास
अब चाह रहे हैं कि आप टू का टेबल कंप्यूट करें, तो आप बेहतर यह है उसको पहले अरे के अंदर कंप्यूट कर लें, फिर उस अरे को क्या कर दें आप प्रिंट कर लें। अब प्रिंट करने की आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके अलावा और तरीके भी आप टू का टेबल करने के लिए कि आप हमेशा जो आपके पास फर्स्ट जो आपके पास मतलब कि हर 5 बाइट के बाद जो 5 इंडेक्स के बाद होगा आपके पास वो 2 होगा जिसका आपने टेबल कंप्यूट करना है। फॉर एग्जांपल पहले कैरेक्टर पे आपके हमेशा क्या आएगा 2, फिर आपके वो सिंबल आएगी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 1 इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट टाइम आपने किया ना, आपने लूप लगानी है, आपने फॉर एग्जांपल RES भी कर दिया कितना 200 बाइट कर दिया आपने, रिजर्व 200 बाइट कर दी या 400 बाइट आपने रिजर्व कर दी, जितनी भी आपने रिजर्व करनी है। और फिर आपने अपना पूरा का टेबल आपने कंप्यूट किया, अरे में स्टोर कर दिया, और फिर उसको आप प्रिंट करेंगे ना, जब आप ये प्रिंट होगा आप कर्सर को न्यू लाइन में ले जाएंगे, फिर उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे, फिर कर्सर को न्यू लाइन में ले जाएंगे, तो इससे आपके पास टेबलेट आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। पहले आपने कंप्यूट करके रखना होगा उसको अरे के अंदर, आपके पास वो इनपुट आ गई जिसका टेबल फाइंड करना 2 आ गई, मल्टीप्लाई की सिंबल आएगी नेक्स्ट नेक्स्ट उसके इंडेक्स के ऊपर, फिर आपने लूप चलाइए 1 से 1 इक्वल टू का सिंबल ऐसे ही आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट जो आपका आउटपुट होगा वो उसी से आगे स्टार्ट होगा। आप एक चीज देख लें आपके पास ये कैसे स्टोर हो रहा है, 18 है, ठीक है 18। अब देखें एक चीज तो आपके पास डन है, 0 से आपका स्टार्ट हो रहा है तो 8 इंडेक्स तक यूज हो रहा है, उसके बाद फिर 0 स्टार्ट हो रहा है 8 इंडेक्स तक यूज हो रहा है। अगर आपके पास हर बाइट 2 बाइट की है, हर आपके पास कैरेक्टर 2 बाइट का, इस तरह का कॉम्बिनेशन मिला के आप पहले आप टेबल को अपना कंप्यूट करें अरे के अंदर, और फिर उसको क्या कर दें आप प्रिंट कर दें। अब प्रिंट कैसे करना होगा, जब आपके पास 8 बाइट प्रिंट हुए ना, न्यू लाइन में चला जाए, फिर 8 बाइट प्रिंट हुए, फिर न्यू लाइन में चला जाए, तो आपका टेबल हर रो आपके पास न्यू लाइन में आ जाएगी। क्यों एक्चुअल जो मेमोरी होती है ना वो 1D की फॉर्म में होती है, 2D की फॉर्म में नहीं होती। ऐसा मैंने तो आज जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना आपको इस तरह की काफी चीजें करनी पड़ेगी आपको, 1D के रे को 2D में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1D की, ये 1D की रे 1 2 3 और 4, ये 1D की रे है ना, और इसको आप 2D में रिप्रेजेंट करेंगे पता क्या होगा, इसको ये ऐसे होगी 1 2 3 और 4। अब ये जो 2D की रे आपको 2D में नजर आ रही है, एक्चुअली 2D नहीं है, ये कहां में पड़ी हुई है 1D में पड़ी हुई है। जब 2 के बाद आता है उसको नेक्स्ट आपको शो करता है, आपको हमें 2D में नजर आती है। इसी तरह आप जो आपके पास अरे है उसको भी टेबल प्रिंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और टेक्निक्स भी हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, सही है। अब आ जाती हैं इसके ऊपर जी। अब जो रिपॉजिटरी में ये कोड पड़ा आप उसको थोड़ा रीड कर सकते हैं। तो आप डांसवर्क में इनपुट स्ट्रिंग फंक्शन रिक्वायर्ड बफर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है जैसे डेटा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर आपके पास अरे एक स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक स्ट्रक्चर जो डेटा स्टोर करती है। इसमें भी जो आपका जो बफर इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जी, आपके पास पहले उसकी लेंथ होनी चाहिए, फिर लेंथ यूज कि नंबर ऑफ बफर उसका साइज कितना है टोटल, ठीक है। एंड इज 20 इन दिस केस, इन दिस हमारे इस केस में क्या 20 है। इसका मतलब पहले हमारे पास होगा मैक्सिमम लेंथ इसमें कितनी हो सकती है, फिर इसमें यूज लेंथ कितनी है। स्टार्ट में हमेशा 0 होती है, और जब हम इनपुट लेते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लेंथ ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है। फिर बफर जो है ये बताएगा कि ये कितने बाइट उसने रिजर्व करके रखने हैं, 20, तो 20 बाइट के होंगे वो बफर के अंदर रिजर्व होंगे, ठीक है जी। ओके, अभी हम आते हैं इसके ऊपर कि अगर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है AM PM, जिसे हम लेते हैं कि बताए ए करें तो उसको हम गुड मॉर्निंग में से शो करें, अगर PM दिखाए तो उसको गुड नाइट में से शो करें। तो हमारे पास दो मैसेज डिफाइन है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे, और इस सारे को हम प्रिंट किससे कर रहे हैं डॉलर सिंबल से। अब डॉलर में ये क्या, फिर इसको आप रो एंड कॉलम नहीं बताएंगे। जब अपने डॉलर की जो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है इसको हम रो एंड कॉलम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ उसको ये बताएंगे कि ये स्ट्रिंग प्रिंट करो, जहां पे कर्सर होगा वहीं पे प्रिंट कर देगा। इसका ये कि इसके एंड पे डॉलर होना चाहिए, हर स्ट्रिंग के एंड पे।
हाँ, अगर आप पहले कर्सर सेट करेंगे उसके बाद स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे तो स्ट्रिंग वहीं से आके प्रिंट होगा जी। ये ऐसे है ना, जब स्ट्रिंग से बाहर आ गए ना तो आपने कामा लगाया, ये लिखा। अब ये जो कोड है ना, ये आपका स्ट्रिंग में नहीं हो जाए, बगैर स्ट्रिंग होना चाहिए, उस वजह से हमने स्ट्रिंग से बाहर रखा है ना। सही है, ओके। तो अब ये होगा, सबसे पहले हमने ये स्ट्रिंग प्रिंट की हुई है, तो हमने क्या किया, हमने एक प्रिंट स्ट्रिंग का एक जेनेरिक फंक्शन बना दिया, ठीक है। उस स्ट्रिंग से पहले हम जिस स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करना है उसको हमने डीएक्स से मूव कर देंगे, और ये इसका कोड है $साइन वाला 9h, एच में 9 मूव करो और साथ 21 इंटरप्ट कॉल कर दो। जब ये इंटरप्ट कॉल होगी तो क्या होगा, वो आगे चेक करेगा एच में क्या कोड है, 9 है, इसका मतलब कोई स्ट्रिंग आपने प्रिंट करनी है, और वो स्ट्रिंग किस एंड हो रही होगी, $साइन से, और उस स्ट्रिंग का एड्रेस कहां पर होगा, डीएक्स में। उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा जब तक $साइन नहीं आता, और रिटर्न कर देगा। तो हमने यही किया ऊपर, हमने सबसे पहले मेन में प्रॉम्प्ट जो उसमें लिखा हुआ AMR PM उसका एड्रेस मूव किया डीएक्स में, उसके बाद हमने प्रिंट स्ट्रिंग कॉल किया। जब ये प्रिंट स्ट्रिंग होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पास एक प्रॉम्प्ट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले भी कर लेता हूँ। नजर आ रही है स्क्रीन, ए और पी मांग रहा है ना, PM। ये एक स्ट्रिंग थी, उसको हमने उसका एड्रेस डीएक्स में मूव किया, और स्ट्रिंग वाला वो फंक्शन है 9h और N21H, उसने उसको प्रिंट कर दिया जब तक $साइन नहीं आता, $साइन तक, ठीक है। उसके बाद हमने कॉल किया, कॉल गेट आंसर। गेट आंसर में हम क्या कर रहे हैं जी, जी ये प्रॉम्प्ट एक लेबल है ना, ये वाला लेबल है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग डिफाइन है ये वाली। ये हम मूव करेंगे तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस डीएक्स में चला जाएगा, और फिर यहां से लेके यहां तक प्रिंट करेगा जब तक $साइन नहीं आता। सही है, ओके। उसके बाद फिर हमने गेट आंसर का फंक्शन कॉल किया। गेट आंसर क्या कर रहा है, अब ये चीज देखें, जब अरे के अंदर आपने डेटा लेना है तो आप कैसे लेंगे, क्या लेना है, अरे के अंदर आपने डेटा लेना है तो आप कैसे लेंगे, टीएक्स के अंदर उस अरे का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, मतलब उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे साथ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर इनपुट बफर सी बिलो, जो हमने नीचे बफर बनाया ना, ये वाला, ये इस बफर वाला स्ट्रक्चर रखा हमने, उस बफर का नाम हमने मूव कर दिया। हमें पता है इसके 0 इंडेक्स पे इसका साइज पड़ा हुआ है, इसके सेकंड इंडेक्स पे इसका जो टोटल लेंथ यूज हुई है वो पड़ी हुई है, और उससे आगे जो है जितने बाइट रिजर्व किए हुए हैं वो हमने इनिशियलाइज किए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी हमने एक अरे के थ्रू आपने पूरी पूरी स्ट्रिंग लेनी होगी तो आप ऐसे लेंगे, उस अरे का आपने नाम कहां पे मूव करना है, डीएक्स में। उसके बाद एज के अंदर आपने इंटरप्ट मूव करनी है, कोड है जो 0 है, किसका है जी, दास इनपुट स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। ये कोई एक चीज जब तक आप इंटर नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, मतलब इनपुट का इंटरप्ट है आपके पास 0 है, और उसके बाद इंटरप्ट आपके पास कॉल होगी क्या, 21H, ठीक है। इससे क्या होगा, वो आपका यूजर इनपुट लेता रहेगा जब तक आप कोई इंटर की प्रेस नहीं करते। क्या नहीं करते, जब तक आप, अब देखें यहां पे, अगर मैं आपको डासपा की स्क्रीन नजर आऊं, जब तक मैं कोई इनपुट की प्रेस नहीं करूंगा तब तक ये होल्ड रहेगा यहां पे। जो ही एंटर की प्रेस करूंगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, ठीक है जी जी। नहीं, वो बिल्ट इन उसके साथ डिफाइन है, प्री डिफाइन है, ठीक है। अब देखें, अब मैं जितने मैंने कैरेक्टर इंटर किए होंगे उसकी लेंथ कहां पे पड़ी होगी, आंसर प्लस 2 पे, सॉरी आंसर प्लस 2 पे हमारा पहला कैरेक्टर पड़ा होगा कि जो हमने इनपुट किया है। आंसर प्लस 1 के ऊपर हमारे पास लेंथ पड़ी होगी कि कितने कैरेक्टर एंटर किए, 1 कैरेक्टर एंटर किया, 2 कैरेक्टर एंटर किए, 3 कैरेक्टर एंटर किए, उसकी लेंथ आंसर प्लस 1 पे होगी। आंसर प्लस 2 पे हमारे पास पहला कैरेक्टर एंटर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ कि मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल ए इंटर करता हूँ, ठीक है, और
दोबारा कॉल कर लेते हैं। दोबारा कॉल किया, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ए एंटर किया ना, नजर आ रहा है सबको? उसके आंसर +2 के ऊपर ए है, मैं बी एंटर करता हूं, आंसर +3 के ऊपर बी है, अप टू 1 जितने करेक्टर एंटर करता जाऊंगा ना, आंसर प्लस उसमें हम इसकी रीड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो करेक्टर होगा वो आंसर +2, मतलब आंसर के आगे 2 बाइट छोड़ के आगे वो वहां पे स्टोर होगा। ठीक है जी, तो ये चीज है। उसके बाद हो जाएगा, जब आप रिटर्न करेंगे तो हमारे पास आंसर, अब हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट लेटर को रीड कर रहे हैं हम, आंसर +2, आगे पूरी स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं अगर आपने वापस को कहीं पे यूटिलाइज करना हो। तो हमने एल में मूव कर लिया, उसके बाद हम एल को सिंपल क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। एल को क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, ए से। ए की आस्की से भी कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट ए से ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो इक्वल है तो जंप करो एम लेवल पे, मतलब एम का मैसेज प्रिंट कर दो। अगर वो ए के इक्वल नहीं है तो पीएम का मैसेज डिस्प्ले कर दो। फॉर एग्जांपल में हमने ए किया तो वो जंप करेगा एम लेवल पे। अब एम के अंदर एम की स्ट्रिंग डिस्प्ले है, गुड मॉर्निंग, उसका एड्रेस हमने कहां पे मूव किया, डीएक्स में, और स्ट्रिंग वाला फंक्शन क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो इससे क्या होगा, जी जी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पहले इसको स्क्रीन से देख लें ताकि वो क्लियर हो। अब देखें, मैंने ए एम कुछ ही प्रिंट कर दिया, नजर आ रहा? तो मैं जब ए एम प्रिंट करूंगा, सपोज मैं करता हूं, मैं इतना ही एंटर करता हूं, मैंने ए एम किया तो एंटर करूंगा ना, तो मुझे आएगा क्या मैसेज, गुड मॉर्निंग। इसी में अब वो सिर्फ पहला कैरेक्टर चेक कर रहा है ए, ठीक है। अगर मैं पीएम एंटर करता हूं तो मुझे क्या देगा, गुड आफ्टरनून, वही चीज है। अब जो पहला कैरेक्टर होगा वो हमने आंसर गेट करते हुए उसको एल में मूव कर दिया था, उस एल को फिर हम ए से कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो एम का मैसेज डिस्प्ले करो, अगर नहीं है इक्वल तो पीएम का मैसेज डिस्प्ले करो। ठीक है ना, पीएम का जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसको हमने पीएस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो एम की स्ट्रिंग है उसको एम से रिप्रेजेंट किया है। तो उनको हम पहले डीएक्स से मूव करते हैं, कॉल प्रिंट स्ट्रिंग करते हैं, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और दोनों में हमने जंप कर रहे हैं डन वाले फंक्शन पे, डन वाले पे इसको हम क्या कर रहे हैं, हम टर्मिनेट कर रहे हैं जी। हाँ, अगर आप ए के अलावा कोई भी लिखिए ना वो पीएम पे जाएगा, हम वो भी इससे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ एम पीएम पे ही वो मूव हो तो ये भी कर सकते हैं हम। अब क्या होगा, वो पहले कंपेयर करेगा एल को ए से, अगर इक्वल है तो एम लेवल पे जंप कर दो, फिर दोबारा जंप करेगा कहां पे, पी से, अगर पी है तो पीएम प्रिंट होगा, अगर इक्वल नहीं है तो डन पे प्रिंट कर दो। डन पे क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्राम को खत्म कर लें तो मैसेज, तो हम कोई भी अपना चेक लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, आपको क्लियर है? क्योंकि आपको जो नेक्स्ट टास्क होंगे और जो लैब आपके 50 वेटेज की लैब एग्जाम होगा, बल्कि 60 वेटेज का होगा आपका, वो सारे का सारा इनपुट और आउटपुट से होगा। ठीक, आपको जो भी काम करना होगा यूजर से इनपुट लेनी होगी, यूजर को वापस आउटपुट दिखानी होगी। जी, आप रिपोजिटरी डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें। मैं आपको, मुझे पता है कोड याद करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इनके नेम नहीं, नेट आपको अलाउ नहीं होगा, लेकिन आप ऑप्शन ऐसे होंगे, सिंटेक्स आप देख सकते हैं कोड का, क्योंकि ये न्यू है थोड़ा, C++ होता है फिर बंदा कहता है कि सिंटेक्स आप दे सकते हैं, फंक्शन नेम दे सकते हैं। ये पीडीएफ आप अपने पास रख लें अपने लैपटॉप में, कौन सी वाली, ये वाली,
क्लासरूम अपलोड किया, इसको अपने लैपटॉप में आप डाउनलोड कर लें। अपने लैपटॉप को पेपर से पहले रेडी रखें, ये ना पेपर के दौरान आपका डास बॉक्स में चल रहा हो, फिर आपको मैं यूनिवर्सिटी के पीछे बैठाऊँ, वहाँ पे आपको फिर एतराज हो, तो ये मसला है। ओके जी। अभी फिर एक और चीज़ है, अभी तक हमने जितनी चीज़ें को प्रिंट किया ना, वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट किया हमने। क्या प्रिंट किया ऐसा? अगर एज अ इंटीजर प्रिंट करें तो फिर क्या हो, उसका एक और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। सही है। ये सारे कोड मेरे रिपोजिटरी पे पड़े हुए, मैंने क्लासरूम में लिंक शेयर किया और सही है। अभी भी उसको रन कर सकते हैं आप, और बाद में भी आप इसको कोई अच्छा ये मैं खुद भी दोबारा शेयर कर दूँ। ये हो गया। अब आपको एक टास्क मिला हुआ है सॉर्टिंग वाला, आपने 10 इनपुट लेनी है, उनको सॉर्ट करना है। तो यही रिजर्व बाइट अरे लें, 10 इनपुट लें, उस अरे का पता आपको, उसके ऊपर बबल सॉर्ट वाला फंक्शन बना बनाया आपको, स्टार्टिंग इंडेक्स दें, उसके ऊपर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। 20 मिनट का काम नहीं है। ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा उसको देखा हो, आप 10 इंटीजर लें अरे के अंदर, जैसे अभी आपने 10 ले रहे हैं, आप साइज बेशक बढ़ा दें, आप 40 बाइट बना रहे हैं, 10 इंटीजर ले लें, उस इंटीजर को फिर स्टार्ट करें आप, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स बबल स्टार्ट को दे दें। बबल स्टार्ट वाला फंक्शन आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने क्लासरूम में शेयर भी किया हुआ है, वो पूरी डेटा को स्टार्ट कर देगा, 2 बेटे आपके पास हो जाएगी। हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में अगर हमने रैंडम नंबर लेना हो, क्या लेना हो, रैंडम नंबर लेना हो, तो हम कैसे लेंगे? अब हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपको रैंडम नंबर का, अगर आपको कहा जाता है कि आप अपना रैंडम नंबर खुद बनाएं बगैर लाइब्रेरी यूज किए, तो आपके माइंड में ऐसी कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे? आपको कहा जाए बिल्ट इन यूज नहीं करना, अपना रैंडम नंबर बनाए, तो क्या करेंगे? वो हमेशा की वैल्यू देगा आपको। ये थिंकिंग करें सारे लोग, थिंकिंग करें। आपको फॉर ये हो सकता है आपको किसी इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, आप एक फंक्शन लिखें अपना, बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज नहीं करनी, जिसको हर टाइम रन करें आपको रैंडम नंबर आए। जी 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 जी। फ्लैग कब ट्रू होगा? फ्लैग कब ट्रू होगा? वो जब मर लेगा हमेशा एक ही आएगा ना, क्या आएगा? हाँ वही करेगा ना, तो वो कहाँ कहाँ पे होगा? कुछ हद तक आपने ठीक है, आपकी राय सही है, लेकिन और कोई बताएं। ठीक है, अच्छी थिंकिंग है आपकी, हो सकता है ऐसे भी। जी, रैंडम नंबर फंक्शन लिखना बगैर इस बिल्ट इन लाइब्रेरी के। जी, तो फिर जो रैंडम नंबर मिलता है हमें कैसे मिलता है? वही तो थे माइंड है ना, वही कह रहा हूँ, यूज करें, बताएं आप। अगर आपको ये चीज क्या आ जाएगा, आप अपना रैंडम नंबर, आप एक अपना फंक्शन बनाए जो बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज ना करें, आप रैंडम नंबर लिख के बताएं, जब कॉल करें आपको रैंडम नंबर दे। हाँ जी, गुड, यही बेस्ट टेक्निक। हमारा जो टाइम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम होता है, जो एक सेकंड का जो जो हमारा एक सेकंड होता है ना वो, और जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं किसके, हमारे अंदर आरपीसी के अंदर क्लॉक होती है, उसका एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है, वो क्रिस्टल टाइप का होता है। उस क्रिस्टल टाइप की वाइब्रेशन, उसका मतलब कि वन साइनोसाइडल और जो हमारा टाइम का सेकंड होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है। बात समझ रहे हैं?
आप खुद सोच लें, आप अपना सिस्टम क्लोज करते हैं, वापस ओपन करते हैं, टाइम आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्यों? अब जो हमारा आप टाइम सेट कर लेते हैं ना, वो जो बैकएंड पे क्रिस्टल होता है ना, वो हमेशा वाइब्रेट करता रहता है। उसके जो ऑसिलेशन, जो वाइब्रेशन होती है ना, वो उसका टाइम और हमारा जो नॉर्मल जो डेली लाइफ में जो हमारा 1 सेकंड होता है, वो दोनों की एक दूसरे के इक्वल है। तो इस वजह से हमारा टाइम डिस्टर्ब नहीं होता, हमारा टाइम उसी के होता है। हमारा टाइम खत्म हो जाए, वो तो क्रिस्टल वाइब्रेट करती रहती है, तो हमारा टाइम वैसे उसके साथ आप सेट करते हैं, तो हमारा टाइम वही रहता है। अब आगे दूसरी चीज, अगर आपने अपनी लाइब्रेरी बनानी हो तो आप सिंपल क्या करें, आप सिस्टम से क्या लें, आप टाइम लें। क्या लें आप? सिस्टम से टाइम लें और उस टाइम का मॉडल्स ले लें, और जिस रेंज में चाहिए उस रेंज में मॉडल्स की वैल्यू आ जाएगी। आइडिया समझ आया? सिंपल क्या लें, आप टाइम लें। अब टाइम जो है वो एक्चुअली जो आपके वो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपके सिस्टम में होगा वो टाइम ले रहे हैं आप। जब आपके पास टाइम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम आया, अब टाइम में भी क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास मिनट है, सेकंड है, आपके पास हावर है, मिली सेकंड है, नैनो सेकंड है। कहां तक जाना चाहते हैं आप? अगर फॉर एग्जाम्पल आप मिनट लेंगे तो आपका रैंडम नंबर ठीक नहीं होगा। अगर आप हावर लेंगे फिर भी रैंडम नंबर, हर चीज 1 घंटे तक रिपीट होती रहेगी। तो बेहतर है आप सेकंड लें या मिली सेकंड लें, या फिर हाँ मिले भी और बेहतर है कि आपको रैंडम नंबर की कंटिन्यूसली वही नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अभी यही काम हम करेंगे असेंबली के अंदर, एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जो एक्चुअली लेगा क्या सिस्टम से उसका टाइम, फिर उसका मॉडुलस लेंगे किसी भी नंबर के साथ। हम चाहेंगे कि 0 से लेकर 10 तक हमें रैंडम नंबर चाहिए। तो जो सेकंड आएंगे ना, सेकंड होता है 60 तक, 60 का जब हम 10 से रिमाइंडर लेंगे तो किस रेंज में वैल्यू आएंगी? 0 से 9 तक। तो ये रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली आएंगे। ओके, इसका कोड देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कोड देखते हैं। जी, टाइम जब लेंगे सिस्टम से और उससे हम रैंडम नंबर इजीली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोड है 0h और इंटरप्ट है 1ah। ठीक है, 10h मतलब। तो ये रिटर्न क्या करेगा? CX एंड DX के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्लॉक टिक्स सिंस मिडनाइट, जितनी क्लॉक टिक्स होंगी ना उनका एक नंबर आपको भेजेगा। और एल में मिडनाइट काउंटर्स एडवांस ईच टाइम, कुछ वैल्यूज आपके पास रेंडमली आ जाएंगी जो एक्चुअली हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रही होंगी किसके अंदर? DX एंड AL के अंदर। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा नोट देयर आर अप्रोक्सीमेटली इतनी क्लॉक टिक्स होती हैं पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी क्लॉक टिक्स होती हैं? 18 क्लॉक टिक्स होती हैं। एंड 24 आवर में इतनी बिलियन जो है वो पर आवर जो है वो क्लॉक टिक होती हैं। सही है। अगर इसको हमें टाइम गेट करना हो और उससे रैंडम नंबर जनरेट करना हो तो हमारे पास क्या तरीका होगा? हम इसके ऊपर आते हैं, मैं चेक कर देता हूँ। ये क्लासरूम में नहीं है, मैं आपके साथ रिपोजिटरी का लिंक शेयर किया और इसमें सारे कोड यहाँ पड़े हुए हैं, डायरेक्ट कॉपी का रन कर सकते हैं। लिंक शेयर किया मैंने। अच्छा देखें, हमारे पास सिंपल था कि हमने 1H में कोड मूव की और इंटरप्ट कॉल की, तो नंबर ऑफ जो टिक्स होंगी ना हमारे पास DX में आ जाएंगी। DX को हमने मूव किया किसके अंदर? AX के अंदर। DX को कर दिया हमने 0, और फिर हमने BX से मूव किया 10 और डिवाइड कर दिया BX को किसके साथ? 10 के साथ। तो रिमाइंडर कहाँ पे आएगा? DX के अंदर। जब रिमाइंडर आ जाएगा तो फिर हम उस जी ऑटोमेटिक डिवाइड करेंगे ना ऑटोमेटिकली। किसको डिवाइड किया? 10 को डिवाइड किया जो नंबर ऑफ टिक्स आई उनके साथ। जब उनको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वापस किस में आएगा? DX में आता है। जो उसका क्वोशंट होता है वो AX में जाता है और रिमाइंडर किस में आता है? DX में। कभी कभी जाएगा, वैसे नॉर्मली जो रिटर्न में है ना स्टेटमेंट उसमें मुताबिक उसको DX उसके लोअर पार्ट में जाना चाहिए। डेबियन का हो सकता है कुछ क्लास की फाइलें आपके पास और ऐड हो गई हो, कंफ्यूज हो जाता हूँ। वैसे नॉर्मली हमारे पास DL में जाता है या DX में जाता है। ठीक है, ये लाइन है कुछ बीच में एक्सप्लेन किया हुआ, ये होगा क्या? उस जब आपके पास रिमाइंडर लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 4 था, इसका 10 से रिमाइंडर लिया,
तो ये क्या होगा, उससे 10 को डिवाइड करेगा, तो 0.4 जो होगा ना वो चला जाएगा किसके अंदर, ds के अंदर, और 1 2 3 किस में आ जाएगा, ax के अंदर। बात समझ रहे हैं? ओके। फिर उसके बाद हमने इसको प्रिंट करना है, सिर्फ एक नंबर को प्रिंट करना है। उसके लिए ये होता है कि पहले आप उसको आस्की में कन्वर्ट करें। तो आस्की में किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए अगर आपने एज इंटीजर करना है तो 30 एज क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है। अगर आपने कैरेक्टर करना है तो उसके लिए 40 है, और इसके 65 है। अगर आपने कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है एबीसी में 65 है, और नॉर्मल इंटीजर के लिए क्या है जी, 30 है। उसके बाद ये इंटरप्ट है और इसको हम कॉल कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू डीएल के अंदर होगी उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, रिटर्न 2 दफा कॉल हुआ है। अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूं, अभी आपने इस चीज को गौर से देखना है। अभी मुझे क्या देगा, रैंडम नंबर देगा। 7 आया, 0 आया, 5 आया। हर दफा वो आपको क्या देगा, रैंडम नंबर देगा। हो सकता है काफी सारी चीजों का रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर तो आ सकता है ना किसी चीज का, लेकिन आपको रैंडम नंबर देगा। ये रेंज क्या होती है, आपने 0 से लेके 9 तक। अगर इसकी रेंज हम चाहते हैं 26 तक या रेंज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें जो जिससे डिवाइड करें यहाँ पे 26 मूव कर देंगे। ठीक है, अभी जो है हमारे पास जो नंबर आएगा वो 0 से लेकर 26 के दौरान आएंगे, जो हमारे पास रैंडम नंबर है। तो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। एक्स का क्या मतलब है जी, 15। पता है कि अभी वो तो से आगे जा रहा है, और आगे जिन जिन की आस्की आ रही है ना उसके मुताबिक उस कैरेक्टर को प्रिंट करता जा रहा है। बात समझ रहे जी। अब हम देख लेते हैं कि 55 से आगे क्या क्या बन रहे हैं। हमारे पास जो है वो ये चीज पड़ी हुई है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ से लिंक से। और एक चीज और भी, अगर आप चाहते हैं कि यूजर जो इनपुट ले 0 से लेके 9 तक एंटर करे, सिर्फ इंटीजर इनपुट ले, कैरेक्टर इनपुट ना ले, ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। वो चीज आप कैसे करेंगे, वो करने के लिए आपको 0 का आस्की लेना होगा और 9 का आस्की लेना होगा, और जो इनपुट क्रिएटर उसने एंटर किया उसको कंपेयर करना होगा। अगर उसकी आस्की 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है ओके, या 9 से छोटी है 9 के इक्वल है तब लें, अदरवाइज उसको कह देंगे भाई इनवैलिड इनपुट है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया था, बल्कि उसी से एग्जाम से ही आपको मैं बता देता हूँ। बस स्कैन करते हैं, सुबह खत्म करते हैं, सही है। लास्ट टाइम 60 वर्ड का पेपर था और 60 उसके मार्क्स थे। 1 मोक क्वेश्चन 1 बैटरी का था, ठीक है। अच्छा देखें, अभी वहां पे था, पहला क्वेश्चन था आस्क यूजर्स टू एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज बोथ मेजर देन प्रोसीड टू द स्टेप 1। आपके पास एक यूजर नेम होता था, एक पासवर्ड था। यूजर से कहो कि आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करो, अगर वो दोनों इक्वल है तो स्टेप 1 पे प्रोसीड करो। इफ द एंटर यूजर नेम पासवर्ड डज नॉट मैच, आस्क यूजर टू री एंटर। यूजर क्या करो, आखो जी उसे कहो कि दोबारा एंटर करें। ठीक है जी। अगर वो यूजर नेम पासवर्ड मैच हो गए, इफ यूजर प्रेस एंटर की टर्मिनेट एग्जीक्यूशन। अब अगर उसने एंटर की प्रेस किया ना, काम टर्मिनेट हो जाए। एंटर की का आपको आस्की नीचे मैंने दी हुई थी। अदरवाइज गो टू नेक्स्ट, चेक वेदर एंटर कैरेक्टर इज इन द रेंज ऑफ ए से 0। उसने कोई कैरेक्टर एंटर किया ना, उसको हमने चेक करना, ये कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक है या स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक है। अगर इस रेंज में है, इफ द कैरेक्टर इज नॉट इन गिवन रेंज देन डिस्प्ले एरर मैसेज एंड आस्क यूजर टू एंटर अगेन। अगर उसने इस रेंज के अलावा कोई और कैरेक्टर, उसने इंटीजर एंटर किया, कोई स्पेशल कैरेक्टर एंटर किया या कोई और की एंटर किया, उससे कहो कि भाई आपने गलत इनपुट दिया, दोबारा इनपुट दें। अब यहाँ पे बात यह है कि आप ये चेक कैसे करेंगे, ये रेंज कैसे चेक करेंगे।
कैसे चेक करेंगे, ये रहे। तो सिंपली आपको आस्की टेबल दिया जाएगा, हाँ ये एजेंडा भी फाइनल में दिया था, एक और क्वेश्चन भी फाइनल में दिया था, एक और भी था फिबोनाची सीरीज वाला भी था। हाँ वो आएंगे क्वेश्चन में, पेपर आएंगे, पैटर्न वाला भी आ सकता है। अच्छा देखें, सुने और से देखें, अभी जो है हमारे पास ये कैरेक्टर है लोअर केस, इसका डेसिमल नंबर है, ये उसका बाइनरी नंबर है, ये उसका क्या है हेक्साडेसिमल नंबर है। अब आपने क्या चेक करना होगा, जो यूजर ने एंटर की प्रेस की है उसको चेक करना। जब यूजर हम ए एंटर करते हैं ना, बैकएंड में क्या जाता है उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू जाती है। जब आप इंटर ए करते हैं तो बैकएंड में उसका क्या नंबर होता है 61। अब उसको चेक करना भाई जो उसने कैरेक्टर एंटर किया वो 61 के इक्वल है या 61 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब वो कैरेक्टर इसी के रेंज में हो सकता है। उसके बाद अब ये कैरेक्टर खत्म कहां पे हो रहे हैं, लोअर कैरेक्टर 7 ए था जो 80 बनता है। फिर से कंपेयर करना है कि जो उसने कैरेक्टर एंटर किया है इससे छोटा है या इसकी इक्वल है, दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब वो स्मॉल कैरेक्टर है, या फिर हो सकता है कैपिटल कैरेक्टर भी हो सकता है, तो फिर आपने को दोनों कैरेक्टर की रेंज चेक करनी होगी। अगर वो नहीं है इसका मतलब इसमें चेक करें, अगर आपने डेसिमल में देना तो आप 65 देंगे, अगर आपने हेक्सा में देना तो 41 देंगे। उसको दोबारा से भी कंपेयर, दोनों कंडीशन लगेगी, स्मॉल लेटर के लिए भी और ग्रेटर देन स्मॉल लेटर के लिए भी और ग्रेटर लेटर के लिए भी। जो हमने एंटर की गई किया उसको कंपेयर करना 41 से। अगर आप साथ एच लिख रहे हैं, अगर आप डेसिमल लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे स्टोर होगा ना 65 भी। अगर उसके साथ आपने एच लिखा हुआ तो आपने 41 स्टोर करना होगा, और अगर आपने 65 स्टोर किया तो फिर आप उसके साथ आप एच नहीं लिखेंगे। तो इनकी रेंज भी स्टार्ट और लास्ट वाली आप क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो अगर रेंज है या उस दोनों में से किसी एक में है, इनपुट वैलिड इनपुट है, नहीं है तो आज आपको एरर में से डिस्प्ले करना था, वास्तव में ये काम करना था। और ये काम कितने का था वेटेज का था, और 18 वेटेज का था, ठीक है। इसमें कुछ और भी करना था। इफ द यूजर क्रिएटर एंटर बाय यूजर इन द अपर केस कन्वर्ट इनटू लोअर केस। अब लॉजिक इसमें मेन ये थी, अगर यूजर ने अपर केस एंटर किया तो लोअर में करके प्रिंट करो, अगर उसमें लोअर में किया उसको अपर में कन्वर्ट करके प्रिंट करो। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल था। देखें, मैंने इसको ए दिया अपर में, उसके लोअर में दे दिया, मैंने बी अपर में दिया बी लोअर में दे दिया, मैंने सी लोअर में दिया उसने सी अपर में दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने एट द रेट दिया, उसने कहा क्या है रॉन्ग एंट्री एक्स डी एक्स लोअर में दे दिया, अगर मैंने एंटर की प्रेस किया प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको एक अपर क्रिएटर से लोअर क्रिएटर में जाना हो तो सिंपल क्या करेंगे आप 20 क्या देखें, मैं आपको बताता हूं हेक्साडेसिमल में देखें, इसमें एक स्टार्टिंग क्या है 61, इसमें क्या है जी 41, दोनों में डिफरेंस कितने का है 20 का। अगर आप कैपिटल लेटर में उसमें आप 20 क्या करेंगे एड, तो लोअर लेटर आ जाएगा आपके पास। अगर आप लोअर लेटर आप इसमें लेंगे हाई लेटर, कोई भी लेटर आप ले लें किसका ई का ले लें, ई का 15 45, इसमें आप क्या करेंगे 28 करेंगे, ई लोअर में आ जाएगा उसको प्रिंट कर देंगे। अगर ई 65 है तो उसमें 20 माइनस कर देंगे, उसका ग्रेटर देन आ जाएगा। सिंपल ये लॉजिक थी बैकएंड पे, बात समझ में। अगर आपके पास क्रिएटर, अगर आप क्रिएटर की रेंज, अगर आप क्रिएटर रेंज 61 से लेके इस रेंज में, तो आप क्या करेंगे यहाँ से वहां पे जाके माइनस, अगर 41 से उसके लास्ट तक रेंज उसमें आप ऐड करेंगे।
पहले ए करेंगे फिर दूसरी करेंगे, दोनों में से रॉन्ग इंटरप्रेट करना, दोनों में से कोई कैच हुआ तो उसके अलावा वो काम करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या किया, आपने चेक किया वो इस रेंज में है, जाने की जरूरत नहीं, दो चेक दो चेक आपने कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास है ई है, क्या है जी, और ई का आ जाएगा आपने सपोज के लिए कितनी लगाया आपने ये चेक भाई ये से ग्रेटर है, पढ़ना से ग्रेटर है ना, आपकी ये भी हो जाएगी। अब आपने दूसरी के लिए वही पे लगानी है कि भाई ये 60 से छोटा है, 65 से छोटा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये इसमें आता ही नहीं है। एक कंपेयर लगाया ना, वो ट्रू हो गया ना, उसी के बाद दूसरा कंपेयर लगाना है आपको, उसी के बाद, ठीक है, आप एक हो गया उसके बाद दूसरा कंपेयर आ गया। अगर ये भी हो गया ना तो फिर आपने क्या करना है, इसका मतलब है वो इसके दरमियान तो इसका काम करने आपने उस पर जंप नहीं करना। अगर यहाँ पे पास हो गया फिर उस कंडीशन में जंप हो जाओगे, उसमें भी नहीं है तो प्रिंट कर दो रॉन्ग एंट्री, ठीक है जी। और लास्ट वाला क्वेश्चन था, आस्क यूजर टू एंटर 10 एंड कैरेक्टर ए से लेके जेड तक, प्रिंट ऑल कैरेक्टर इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग टेक्निक। बताएं, ये बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं करना था यार, बिल्कुल आसान था। आपने कोई भी कैरेक्टर एंटर किया उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दो, कुछ भी नहीं, सिंपल था। अरे बनाओ रिजर्व वर्ड के, हर सारे कैरेक्टर को पुश करो स्टेक में, आप करते हुए प्रिंट कर दो। विदाउट सॉर्टिंग टेक्निक, तो माइंड यूज करना था भाई, स्टेक क्या होता है, रिवर्स करता काम को, तो जो कैरेक्टर आपने पहला आया होता है उसको पहले पुश होता है जी। कैसे पुश करते हैं, अब जब आपने अरे में लिया ना, नहीं हर कैरेक्टर एक इंडेक्स से पड़ा हुआ है, +2 +2 पुश +2 पुश +2, इसी तरह आप करो, वापस अरे में राइट करो, प्रिंट कर दो, ठीक है। इसके 10 अरे थे, नहीं इसकी 10, इसके 7 अरे थे। उसके बाद आपके पास एक और था कि आपने आस्क यूजर टू एंटर वो प्रिंट करनी थी। टोटल 4 क्वेश्चन थे, तो आपको ये पेपर दिखाने का पर्पज ये है कि आइडिया ले लें। तो अगर आप प्रैक्टिस करके आए होंगे ना, ये पेपर आप 1 आवर 45 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करके आए होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके आए होंगे, ये पूरा दिन में आपको दे के बैठूंगा, फिर भी नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। इनपुट मैंने आपको बता दी है, पैटर्न भी आ सकते हैं, कुछ चीजें भी आ सकती हैं, प्रैक्टिस करके आए।